स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। देर रात 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई है और ये पांचों नए मरीज जशपुर जिले के हैं। 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई। जशपुर जिले के ये रहने वाले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 286 पर पहुंच गई। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 369 छू गई। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक बार फिर जब डेटा सामने आया तो 5 और मरीज मिले और इसी के साथ ये संख्या 369 हो चुकी है कुल, अगर देखी जाए कोविड-19 की तौर पे। देखिए, आंकड़ों में तो बढ़ोतरी कल हुई है। पूरे दिन में 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 361 से बढ़ के मामला 369 तक पहुंच गया। तो वही जो एक्टिव मरीज की संख्या है वो 286 तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात पुनीत ये है कि बीते 11 दिन छत्तीसगढ़ में नए मरीजों का मिलने का जो औसत 24 था वो घट के सीधे अब 12-13 पे आ चुका है, क्योंकि कल पूरे दिन में महज 8 मरीज मिले हैं। वो भी 5 जो मरीज थे देर रात में और जशपुर जिले में पुष्टि की गई है। तो कहा जा सकता है कि बीते 10-11 दिनों से जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ था कि लगातार दर्जनों की संख्या में परसों 68 मरीज सामने आए थे, उस स्थिति से थोड़ी सी राहत मिली है कि कल केवल 8 मरीजों की पुष्टि की गई। लेकिन आज भी जो जांच जो लंबित है वो तकरीबन 3300 ऐसे मामले हैं जो सैंपल लिए गए हैं जिनका जांच रिपोर्ट आना शेष है। तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि नए मरीज का जो आने का जो क्रम है उससे ब्रेक लगा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि 10 दिनों के बाद कल थोड़ी सी राहत जरूर मिली जब आंकड़े महज इकाई की संख्या में सिमट गए। लेकिन अभी भी चिंताजनक हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी 1 लाख के करीब श्रमिकों का अन्य राज्य से आना जारी है और उनका आना शेष है। दूसरे राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाले हजारों लोग आज भी सड़कों पे हैं। तो ऐसे में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन कहा जा सकता है कि 10 दिनों के बाद थोड़ी सी राहत कल जिम्मेदारों को मिली होगी, जब कल केवल 8 मामले सामने आए। ठीक है, शुक्रिया अवधेश। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 286 को छू गई है। 5 और मरीज सामने आए हैं। और इधर अगली खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। तहसीलदार को शादी करने के फैसले का अधिकार, शादी पर फैसले का अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो इसका फैसला तहसीलदार करेंगे। बाजार को 6 दिन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कंटेनमेंट एरिया में रोक जारी रहेगी। मॉल, सिनेमा घर, राजनीतिक सभाओं, सामाजिक कार्यक्रमों पर पहले ही जो बैन लगा हुआ था वही जारी रहने वाला है। क्वारंटीन सेंटर में मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो और मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं भी ली जाएगी। ये फैसला किया गया है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, अब फैसला सरकार की तरफ से और किया गया है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तो और क्या एहतियात बरते जाएं, कहां रोक लगाई जानी चाहिए, कहां छूट दी जानी चाहिए, और ज़रूरत इस बात की है कि आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना ज़रूरी है। ऐसे में सरकार ने कई फैसले लिए। बिल्कुल, देखिए, आर्थिक गतिविधियों को संचालन को लेकर राज्य सरकार ने ली कि अब जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी स्थानों पे, बाकी विकासखंडों और जिलों में संचालित होंगी। आज से ही छत्तीसगढ़ में ऑटो और रिक्शा की अनुमति होगी। अंतरराज्यीय, अंतर जिले के लिए उन्हें पास की आवश्यकता होगी और एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए किसी तरह से पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइन तय किया गया है कि आपके ऑटो में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, आपके टैक्सी में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि ऑटो रिक्शा के शुरू होने के राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है उसके तहत ये है कि अब सप्ताह में 6 दिन बाजारों को खोला जाएगा। राज्य सरकार ने पहले एक निर्णय लिया था कि मई के पूरे महीने में अंतिम शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वो जो क्रम है वो समाप्त होगा। 6 दिनों तक बाजार संचालित होंगे। बाजार को लेकर अलग से नियम होगा कि क्या फिर से एक बार राइट लेफ्ट का फॉर्मूला होगा, फिर से एक बार अल्टरनेट डेज का फॉर्मूला होगा, या सभी बाजारों को 6 दिनों तक लगातार खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए अभी जिले स्तर पे अलग से पृथक नियम बनाए जाएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के लंबे समय के बाद राज्य सरकार अब न केवल आर्थिक गतिविधियों को संचालन के लिए बल्कि लोगों को भी और अधिक राहत देने के लिए तमाम निर्णय लेने जा रही है। तमाम निर्णय ले चुकी है, जिसका क्रियान्वयन लॉकडाउन के बाद किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि कोरोना काल में जितनी सतर्कता, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों को लेकर बरतने के निर्देश अब कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत आर्थिक गतिविधियों को भी खोलने के लिए, शुरू करने के लिए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कहा जा सकता है
कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी जब 6 दिन सप्ताह में बाजार खुलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने लोगों को ये राहत दी है कि प्रदेश में ऑटो टैक्सी चल सकेंगे। आज से लोग ऑटो टैक्सी को लेकर एक से दूसरे ज़िले जा सकते हैं। इसके लिए ई पास ज़रूरी होगा। वाहन चालकों के लिए मौजूदा तमाम नियमों का पालन करना होगा। परिवहन आयुक्त ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद सभी एसपी कलेक्टर को इसकी खबर कर दी गई। तो रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक मजदूर की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना जताई गई है। मुंबई से पश्चिम बंगाल जाने के लिए ये मजदूर निकला था। राजनांदगांव के पास ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। आज मृतक का स्वाब सैंपल लिया जाएगा। अचानक से जो मौत हुई है, अब उसकी वजह जानने की कोशिश की जाएगी। राजनांदगांव के पास से ही इसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आज उसका सैंपल लिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में 60,000 के करीब कोरोना जांच की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 59,320 संदिग्धों की जांच की जा चुकी है। 57,283 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है और 369 संदिग्ध पॉजिटिव पाए गए हैं। 3,933 संदिग्धों की जांच अभी की जा रही है। इन सैंपल्स को अभी और जांचा जा रहा है। और वहीं अजीत जोगी की अगर बात कर ली जाए तो उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। देर रात जोगी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। पल्स रेट और बीपी में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। डॉक्टर्स की एक खास टीम स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुनील खेमका ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उनकी स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। अवधेश, हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से अजीत जोगी अस्पताल में भर्ती हैं, लगातार उनकी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन इस बीच ये थोड़ी परेशान करने वाली खबर है कि उनको रात को कार्डियक अरेस्ट हुआ और अब कैसी स्थिति उनकी बताई जा रही है, क्योंकि पल्स रेट भी ऊपर नीचे हो रहा है, बीपी भी ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए, कल देर रात उन्हें फिर से एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्योंकि 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद ही उन्हें राजधानी रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से लेकर आज तक उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तकरीबन 1 सप्ताह के इलाज के बाद वो कोमा में चले गए और तब से लेकर आज तक कोमा में बने हुए हैं। डॉक्टरों के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द स्वस्थ किया जाए और इसी वजह से जो नारायण अस्पताल के जो डॉक्टर है जो अजीत जोगी का इलाज कर रहे हैं, देश भर के अलग अलग जो विभिन्न बड़े संस्थान के डॉक्टर हैं, उनसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके जोगी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय कर रहे हैं कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे उपचार किया जाए। लेकिन कल देर रात फिर से एक बार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है। डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि उनके पल्स रेट और बीपी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। डॉक्टरों की जो टीम है वो पर सेकेंड मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखी हुई है कि हर सेकेंड की स्थिति में कितना बदलाव आ रहा है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अजीत जोगी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वेंटिलेटर के माध्यम से उन्हें सांस ली जा रही है। मस्तिष्क को एक्टिव करने के लिए म्यूजिक थेरेपी का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन तमाम कोशिशें आज तक नाकाफी साबित हुई है। अजीत जोगी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और देर रात कार्डियक अरेस्ट आने के बाद अभी भी उन्हें स्पेशल ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तकरीबन 10 बजे के आसपास फिर से एक बार सुनील खेमका अजीत जोगी की ताजा हालात को लेकर चर्चा करेंगे। उनका स्वास्थ्य कैसा है, कितना सुधार हो, उन तमाम चीजों की जानकारी देंगे। तब जाके पता चल पाएगा कि आखिरकार देर रात जो कार्डियक अरेस्ट आया उसके बाद उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन आया है और आगे की क्या उम्मीदें हैं और आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। शुक्रिया अवधेश इस जानकारी के लिए। रायपुर में स्टेशन परिसर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग स्टेशन के पास ही एक होटल में लगी। देखते ही देखते ये बेकाबू होती चली गई। इसकी लपटें चारों तरफ फैल गईं। खबर मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए के बाद उनके इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी की वजह से राजस्व में जो कमी आई है, इसको लेकर सरकार ने खर्च में कटौती करने को लेकर कई सारे फैसले किए हैं और कई कड़े कदम उठाए हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट 1 साल के लिए रोक दिया गया है। वित्त विभाग का यह आदेश 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने नई नियुक्तियों पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर रोक लगाई है। पीएसी की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर तमाम पदों पर सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेनी है। सरकार का जो वित्त विभाग का आज आदेश जारी हुआ है, जिसमें आर्थिक मितव्ययिता की बात की गई है, उस आर्थिक मितव्ययिता का आधार केवल और केवल सरकारी कर्मचारी को बनाया गया है। वर्ष में 2 बार, जनवरी या जुलाई में, कोई एक तिथि में वेतन वृद्धि मिलता है, जो मात्र 3% वेतन का मिलता है। ये वेतन वृद्धि कर्मचारी के एफिशिएंसी, उसका अच्छा काम करने के लिए मिलता है। जब हम एक तरफ राज्य सरकार को 2-2 महीने में 1-1 दिन का वेतन स्वेच्छा से दान किए हैं, उसके बाद ये वेतन वृद्धि रोकना सीधा सीधा अन्याय है। और मैं उल्टा आरोप लगाता हूं कि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस माने अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है, उनको केंद्र सरकार के नीति के अंतर्गत वेतन वृद्धि मिलता है। जो खुद वेतन वृद्धि ले रहा है, वो अपने नीचे के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि काट रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी के बिना विश्वास के, बिना जानकारी के आदेश जारी किया गया है। अन्यथा कुछ अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी, वो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ का बेटा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नरवा गरवा घुरवा बारी इस प्रदेश में चले। मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए यह आदेश जारी किया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि कर्मचारी संगठनों को सामने बुलाएं, चर्चा करें और यह आदेश को तत्काल वापस लें। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ मितव्ययिता बरतने का उन्होंने निर्णय किया है और बहुत सारी चीजों में कटौती की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आवश्यक जो चीजें हैं, उस पर कटौती निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। जो मितव्ययी चीजें हैं, जिसकी आज आवश्यकता नहीं है कोरोना संक्रमण के समय, ऐसे चीजों पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, विज्ञापन की बात करें, यदि आज बड़े बड़े विज्ञापन जाते हैं, विज्ञापनों पर लगातार खर्चे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञापन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में विज्ञापन नहीं होने चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हों, चाहे अन्य लोग हों, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर हम क्या कटौती कर सकते हैं, उनकी राशि का हम उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दें। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद कर्मचारी वर्ग नाराज है। इस विषय में जानकारों का मानना है कि पदोन्नति, वेतन वृद्धि में लगाई गई रोक, कटौती को लेकर सभी कर्मचारी संगठनों से राय शुमारी की जानी चाहिए। जो कर्मचारियों का डीए में कमी करने की बात कही गई है, उसका विरोध हो रहा है। निश्चित रूप से जो है, एक बंधी हुई तनख्वाह में अपना जीवन चलाने वाले लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिक्स होती हैं। उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने से उनके पूरे दैनंदिनी प्रक्रियाओं में दिक्कत आती है, उस कारण विरोध हो रहा है। लेकिन जो कोरोना काल है, ये एक विकराल स्थिति पैदा हुई है, देश में पूरी विकराल स्थिति है। बहुत से लोग अपने स्वयं विवेक से जो है अपनी तनख्वाह कटवा करके 1 दिन का वेतन, 2 दिन का वेतन, हफ्ते का वेतन, महीने का वेतन अपने अपने तरीके से, अपने अपनी सुविधानुसार, अपने अपने क्षमता के अनुसार जो है वो दान में दे रहा है। और इस तरह जो है स्वयं से, स्वविवेक से कटौती करना एक अलग मुद्दा है और काट लेना एक अलग मुद्दा है। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज कांग्रेस की तरफ से स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम का आयोजन सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। गरीबों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डालने की मांग की जानी है। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और सोशल मीडिया पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम स्पीक अप इंडिया है और इसे सोशल मीडिया पर एक अभियान के तहत कांग्रेस की तरफ से चलाया जाना है। और कांग्रेस की मांग ये है कि गरीबों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले जाएं। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और इधर बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी नेताओं से बोनस की रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना के लिए देने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत सारे नेताओं से बोनस राशि वापस करने की मांग की है।
पहली किस्त राजीव जी के 21 तारीख के पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया। लगभग 5 एकड़ के प्रति। कवर्धा में जिला कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार के 18 महीने पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही 21 मई को शुरू किए गए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी भी दी। कवर्धा जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉक्टर सुजय मुखर्जी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस दफे उन पर जूनियर डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। गुस्से में आकर सिविल सर्जन ने डॉक्टर पुरुषोत्तम राजपूत को मारने के लिए हाथ भी उठा दिया। शुरुआत से ही विवादों में रहे सिविल सर्जन डॉक्टर सुजय मुखर्जी के खिलाफ कई शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से आए दिन अस्पताल स्टाफ के साथ अभद्रता की शिकायतें होती रहती हैं। अब शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजपूत ये आज थाने में आकर लिखित में शिकायत दिए हैं कि सिविल सर्जन सुजय चटर्जी द्वारा उनके साथ हाथ उठाने की कोशिश की गई है और उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार ड्यूटी के संबंध में किया गया है। सर, इसमें क्या कार्रवाई? अभी तो शिकायत दिए हुए हैं, शिकायत देने के बाद बयान उनका लिया जा रहा है और उसके बाद आगे कार्रवाई किया जाएगा। ये बदसलूकी करने का कारण क्या हो सकता है? ये ड्यूटी की बात को लेकर किया गया है। ये बिलासपुर में हत्या के महज कुछ ही घंटों में सिरगिट्टी पुलिस ने मामले का न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि आरोपियों को भी पकड़ लिया। दरअसल शातिर आरोपियों ने हत्या को दुर्घटना दिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी चाल यह कामयाब नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि पुलिस को सड़क किनारे एक युवक की लाश और एक एक्टिवा वाहन पड़ा मिला। पहली नज़र में ये दुर्घटना लग रही थी कि युवक की इसी में मौत हुई है, लेकिन पुलिस की तहकीकात में इस मामले से पर्दा उठा और आरोपी शिकंजे में कस लिए गए। पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से उस जो मृतक है उसके शव को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए धमनी गांव में फेंका गया था गाड़ी के साथ, परंतु उसके बावजूद वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए और पुलिस उसके तक पहुंच गई। इधर बेमेतरा में पुलिस ने नाबालिग से रेप के मामले का पर्दाफाश किया और आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार किया। इसके बाद कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। 26/5 को एक लड़की ने युवराज साहू के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाकर आवेदन दिया था, जिसके चलते थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया। उस अपराध में आरोपी की आज दिनांक को गिरफ्तारी हुई और आरोपी को न्यायालय में भेजा गया है। जांजगीर चांपा में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर नाबालिग ममेरी बहन को अगवा कर हवस का शिकार बनाया गया। शिकायत के मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़ित की तलाश कर ली। इसके साथ ही आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिरुनार में खरौद की प्रार्थियों ने थाने में आगे सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई व्यक्ति भगा कर ले गया है, जिस पर से थाना सिरुनार में 363 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। नाबालिग पीड़िता की खोज खबर हेतु आसपास के लोगों को पूछताछ की जा रही थी, साथ ही मुखबिर भी लगाए गए थे। इसी बीच सरोज लहरे नामक लड़के के साथ उसको भागना पता चला। मुखबिरों की सहायता से आरोपी और पीड़िता को बरामद किया गया है। आरोपी को भी रक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने नाबालिग पीड़िता के साथ अनाचार करना भी बताया, जिस पर से मामले में 376, 366 भादवी भी जोड़ा गया है और पीड़िता नाबालिग होने से पॉक्सो धारा 6 भी जोड़ा गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। बेमेतरा में कोतवाली पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीली पदार्थ जब्त किया है। इसके साथ ही 2 आरोपियों के साथ इमली से भरा हुआ ट्रक भी जब्त किया गया है। इधर हाईकोर्ट ने 90 दिनों में मीसाबंदी पेंशन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से कह दिया है कि 90 दिनों के भीतर सरकार मीसाबंदियों के साल भर से रुके गए पेंशन को जारी करे। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में 40 मीसाबंदियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है और जनवरी 2019 से 2020 तक की पेंशन जारी करने के आदेश दे दिए गए। देश में नौतपे का आज चौथा दिन है और अभी से सूर्यदेव ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में लगातार गर्मी पड़ रही है और राजनांदगांव जिले में पारा 46 डिग्री के
पार पहुंच गया है। लोग गर्मी से हलकान हो रहे हैं। दिन में दुकानें तो शहर में खुली हुई नजर आई हैं, लेकिन सड़कें अभी से सूनी नजर आई और लोग गर्मी की वजह से घर से निकलने के लिए बच रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं मार्केट के काम सुबह सुबह ही निपटा ले रहे हैं। तापमान 46 डिग्री के पास पहुंच चुका है राजनांदगांव में भी, और यहां पर भी लोग खासे गर्मी की वजह से परेशान हैं। इस लिहाज से जो लोगों से बन सकता है तो लोग गर्मी से बचने के लिए सुबह ये निकल जाते हैं। सुबह सवेरे ये लोग अपने काम निपटा लेते हैं ताकि वक्त रहते घर पहुंच जाएं और गर्मी से इनको परेशानी ना हो। दुर्ग जिले का तापमान करीब 46 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। इसकी वजह से आम लोगों के साथ जीव जंतु भी खासे परेशान हैं। कलेक्टर ने शाम 6 बजे तक बाजार खुला रखने का आदेश दिया था, लेकिन दिन में भी लू चलने की वजह से सड़क पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आए। बढ़ते तापमान की वजह से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और दुर्ग से खबर है जहां पर अपोलो बीएसआर अस्पताल को नगर निगम कुर्क करने की कार्रवाई करने वाला है। करीब 57 लाख रुपए बकाया राशि है और इसकी वसूली करने के लिए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद रकम जमा नहीं की गई, तो अब कुर्की की कार्रवाई निगम की तरफ से की जाएगी। तो 57 लाख रुपए की बकाया राशि की वसूली करनी है। नोटिस भी दिया गया था अपोलो बीएसआर अस्पताल को नगर निगम की तरफ से 57 लाख रुपए की बकाया राशि को वसूलने के लिए। जब ये नोटिस दिया गया और ये रकम जमा नहीं की गई, तो अब ये फैसला लिया गया है कि अपोलो बीएसआर अस्पताल को नगर निगम कुर्क करेगा। कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 57 लाख रुपए वसूलने हैं नगर निगम को अस्पताल। और बालोद जिले से राहत की खबर मिली है। 2 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में इसी के साथ अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 14 हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर। लगातार मरीज कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे हैं। ये बालोद से खबर राहत की भरी खबर है कि 2 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 14 हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।